फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूनिवर्सिटी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो हम लेके आ गए हैं आपका दूसरा चैप्टर जो कि कक्षा 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे के कॉम्पिटिशन्स और अपने सिलेबस के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में उसकी पूरी रूपरेखा जानेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से किस टॉपिक के बाद क्रमशः कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, किसको पढ़ने के बाद कौन सा पढ़ना है, किसको पढ़ने के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अपने दूसरे चैप्टर में। तो जैसा कि जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं, शुरुआत से जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको पता है कि हमारा जो चैप्टर 1 था यानी चैप्टर नंबर 1 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक का वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब और जो पढ़ा होगा उसमें से भी, पहले चैप्टर से भी कुछ चीजें हमें इस सेकंड चैप्टर में उसका यूज भी थोड़ा बहुत मिलेगा। तो हम अपना दूसरा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि हमारा दूसरा चैप्टर क्या है। तो हमारा दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना, अभी तो हमने अपने पहले चैप्टर में परमाणु का नाम सुना था, जिसको किसने दिया था, उन्होंने जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था ना। जॉन डाल्टन ने सन 1808 में यानी 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ चीजें बताई थी। लेकिन हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हमको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि कैसे हमको पता चला कि परमाणु क्या चीज है। तो जो हमारे जॉन डाल्टन थे, इन्होंने 1808 ईस्वी में दिया था कि परमाणु को इन्होंने सबसे छोटा कण बताया था, किसी भी मैटर या किसी भी पदार्थ का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल बताया था, सबसे छोटा कण। जो क्या था कि इन्होंने यही कहा था कि ये परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है और ये किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल मूल कण होता है, ये इन्होंने बताया। लेकिन ये बात इनकी बाद में गलत हुई। इन्होंने और भी चीजें बताई थी, जैसे एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, यानी परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। और इन्होंने एक बात और बताई थी कि सेम एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगी, सेम एलिमेंट्स के एटम की प्रॉपर्टीज होगी वो समान होगी और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अर्थात अगर समान तत्व है तो उसका चाहे जो भी एटम आप ले लीजिए उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन अगर जो तत्व डिफरेंट है, अलग अलग तत्व है, तो उसके एटम्स की भी, मतलब उसके परमाणुओं की भी जो प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म होंगे वो अलग अलग होंगे, ये इन्होंने बताया। लेकिन इनकी ये थ्योरी बहुत दिनों तक चली नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक थे वो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते गए। इनके भी प्रयोग जो इन्होंने जो निष्कर्ष दिए थे उनको भी और भी साइंटिस्टों ने अच्छे से एनालिसिस किया, मतलब उसका अध्ययन किया, तो इसको गलत करार दे दिया गया। इनकी थ्योरी करीब करीब 100 ईयर तक मान्य थी। 100 ईयर तक पूरे साइंस जगत में माना गया कि हाँ, इनकी ही थ्योरी एटम्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक और भी साइंटिस्टों के यूज के द्वारा, मतलब प्रयोगों के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने और भी चीजों के बारे में बताया। उन्होंने परमाणु को डिविजिबल भी बताया, जबकि जो कि जॉन डाल्टन ने इंडिविजिबल कहा था कि परमाणु इंडिविजिबल है, जिसको छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के लास्ट में आते आते सब साइंटिस्टों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने बताया कि परमाणु से भी छोटा कण पाया जाता है जो कि परमाणु के अंदर विद्यमान होता है। तो और भी तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो बारी बारी से उसके बारे में सब बताया। तो हम अपने इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना कि एटम्स किस तरीके से घूम रहे हैं, एटम्स के न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहे हैं ना। तो यही सब बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे एटम्स में जो न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, वो कहाँ पाए जाएंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एटम्स में होती है। ठीक, तो एटम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जो किस तरीके से कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम एटम्स में इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी चीज, जैसे कोई भी चीज हो, तो हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि उसको बनाया कैसे गया, उसको क्या क्या प्रॉपर्टी यूज की है। तो इसी के लिए हम किसी का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज के लिए। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जो एटम्स हैं, पहले तो एटम्स को लेके सबने एक्सपेरिमेंट किया, तो एटम्स के अंदर धीरे धीरे खोजा गया कि एटम्स के अंदर क्या क्या चीज है, एटम से छोटा भी कुछ है या नहीं।
तो उसी को हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम पहले तो अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमको अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक किस क्रम से पढ़ने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये सेम यही चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। याद हो तो, ना याद हो तो आप वापस अपने बुक अपने नोट्स में जाके देख सकते हैं कि आप कक्षा 9 में इस चैप्टर को सेम पढ़ चुके हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि वहां पे कक्षा 9 में जो आपने पढ़ा था वो ओनली 10% था। क्या? ओनली 10%, यानी आप कह सकते हैं कि 1/10वां हिस्सा था कक्षा 9 में, जो कि 100% आ गया है कहाँ? कक्षा 11 में। आप पूरे विस्तार से एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जानेंगे कि हाँ, कंपटीशन में भी इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। और भी चीजें कि रसायन विज्ञान की बहुत सी चीजें जिसमें आप पीरियाडिक टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर आपने तैयार कर लिया, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आगे केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। खासकर फंडामेंटल चीजों में, मूल चीजों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम पूरे कक्षा 11 के केमिस्ट्री चैप्टर की सभी की बात करें तो अगर बहुत महत्वपूर्ण कोई चैप्टर्स बनता है तो उसमें ओनली 4 चैप्टर्स आते हैं। ओनली 4 चैप्टर। अगर आप 4 चैप्टर आपने तैयार कर लिया तो आप केमिस्ट्री में कभी नहीं फंसेंगे, खासकर फंडामेंटल चीजों में। जिसमें आपका पहला चैप्टर मान लीजिए जो हमने पढ़ा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और दूसरा चैप्टर आप इसको ले सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। और तीसरे चैप्टर की हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, है ना, रासायनिक आबंधन। उसके बाद हमारा जो चौथा चैप्टर की बात हमने की, वो चौथा चैप्टर हमारा होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं है। तो यही चीजें, अगर ये 4 चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है तो आप केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि हाँ, हमें केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें आती हैं। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो इन 4 चैप्टर्स में से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा आ जाएगा जिसको आप पढ़े रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये 4 चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हैं तो हम देखेंगे अपना टॉपिक की कौन कौन सा टॉपिक हमको किस क्रम से पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं हमको कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हमको किस क्रम से पढ़ने हैं। और हाँ, एक बात तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो होगा जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने बताया ना कि एटम की खोज के बाद जब उसमें और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए तब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर आया, यानी जिससे मिलके एटम्स का निर्माण होता है तो उसी का नंबर आया। तो देखते हैं किस तरीके से उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो खोज में आई कि किस तरीके से पता चला कि हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं एटम के अंदर। देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी हम कह सकते हैं अपरमाणविक कणों की खोज। अपरमाणविक कणों की खोज यानी परमाणु के अंदर के कणों की खोज जो कि परमाणु से भी छोटे हों। पता ना कि 20वीं शताब्दी में ये पता चल गया कि परमाणु 20वीं शताब्दी तक ये पता चल गया शुरू होते होते कि जो एटम है वह डिविजिबल है, यानी उससे भी छोटा फंडामेंटल कण मौजूद है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। जिस इलेक्ट्रॉन को पढ़ते वक्त हमें पढ़ना है कैथोड रेज की, क्योंकि कैथोड रेज के ही एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला था। तो इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारा होगा प्रोटॉन की खोज के बारे में। तीसरे पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम ज्यादातर इन्हीं तीनों को रखते हैं। और भी पार्टिकल्स आते हैं जिनको आप और बड़े स्तर पढ़ेंगे। जब आप ग्रेजुएशन में करेंगे तब आप जानेंगे कि हाँ, और भी कुछ चीजें हैं। ठीक, और इंटर में भी थोड़ा सा, अगर इंटर में भी थोड़ा सा चीजें बताई गई हैं कि पाई मेसान रसायन के बारे में, तो आप वहां पढ़ेंगे। फिर देखिए हमारी पहले टॉपिक थी, दूसरा टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मॉडल्स, मतलब उस परमाणु को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके से साइंटिस्टों ने अपना नियम देखे। हाँ, हम परमाणु को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, हम परमाणु को किसी दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसी में एटॉमिक मॉडल्स हमारा होगा दूसरा टॉपिक, जिसमें एटॉमिक मॉडल्स यानी परमाणु मॉडल। इसमें हमको पहला टॉपिक जो पढ़ना है यानी पहला मॉडल जो पढ़ना है उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो पहले में हमको यही पढ़ना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। जिन्होंने, आपको याद हो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था, किस सब एटॉमिक पार्टिकल को खोजा था। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था।
ठीक। फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। आपको अगर याद हो तो रदरफोर्ड का हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यानी सोने की पतली झिल्ली जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रेस डाली थी, तो उन्हीं के बारे में हम इसमें रदरफोर्ड के परमाणु, जिन्होंने नाभिक के बारे में बताया था कि परमाणु में कोई नाभिक होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने, तो उन्हीं के इस मॉडल को हम पढ़ेंगे इसमें। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी हम कहेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या आपको पता हो तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी क्रम किस तरीके से उन एलिमेंट्स को उसमें रखा गया, तो क्या उसको फंडामेंटल नियम क्या परमाणु संख्या के आधार पर, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे। जबकि जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी इसमें क्या था, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पर था। लेकिन अब की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर्स के आधार पे एटम्स को, एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक, तो ये यही बताया कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हम इनमें एक रिलेशन भी जानेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कौन सा रिलेशन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ आपके कक्षा 11 में नहीं, कंपटीशन में भी उससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक हुआ आइसोबार, जिसका मतलब होता है समभारिक, और आइसोटॉप, जिसका मतलब होता है समस्थानिक। समभारिक और समस्थानिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि समभारिक भार, यानी जिसके भार समान हो, समान भार वाले एटम्स, उसको हम समभारिक बोलेंगे। और जो समस्थानिक कह रहा है, स्थान मतलब सेम, मतलब उसी एक सेम प्लेस पे ही जितने एटम्स निवास करेंगे उसी को समस्थानिक बोलेंगे ना। जैसे अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई एक व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति भी है वो भी दिल्ली में ही रह रहा है, तो क्या वो दोनों समस्थानिक है कि हाँ सेम स्थान पे रह रहे हैं। दिल्ली हम एक स्टेट के रूप में देंगे तब हम कहेंगे ना सेम स्थान पे। बाकी अब दिल्ली तो कई एरिया है दिल्ली में, तो उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो दिल्ली तो कह सकते हैं हम कि सेम स्टेट में रहते हैं ना। तो उसी तरीके से जो एटम्स एक सेम स्थान पर होंगे उसी को हम समस्थानिक बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था। फिर अगर ये टॉपिक हमारे दो हुए, अभी हमको और भी टॉपिक पढ़ने, तो हम अपनी दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं कि हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। तो देखिए हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा, हमने दो टॉपिक देखा, तो तीसरा टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। कह सकते हैं कि कौन से कारण बने जिसके कारण बोर, नील्स बोर, इनका पूरा नाम था नील्स बोर, तो जिसके कारण नील्स बोर को अपना एक परमाणु मॉडल अपना खुद का देना पड़ा। ठीक, जैसे सब साइंटिस्टों ने दे रहे थे सब साइंटिस्ट, उसी तरीके से क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से, यानी क्या कारण रह गए जिसकी वजह से नील्स बोर को अपना परमाणु मॉडल देना पड़ा परमाणुओं को डिफाइन करने के लिए। तो इस टॉपिक में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला होगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। अगर आपको पता हो तो आप किसी भी प्रकाश को आप देखिए, कोई भी विकिरण हो, रेडिएशन, तो अगर पता तो होगा ही, वैसे आप हाई स्कूल तक पढ़ चुके हैं कि पदार्थ दो तरीके के गुण रखता है। एक तो खुद एक पार्टिकल होने का, जिसमें आपने प्लैंक का नियम पढ़ा होगा, सुना हो तो प्लैंक का नियम, उसमें कण के लिए बताया था कि प्लैंक ने कहा था एक कण के रूप में होता है तरंग, और फिर उसके पास अपना वेव नेचर होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होते हैं वो एक तरंग के रूप में, वेव के रूप में चलते हैं ना। तो उसी के बारे में देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, उसकी तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक हुआ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण की कणीय प्रकृति। बताया ना मैंने दो नेचर, एक तो तरंग प्रकृति और दूसरा कणीय प्रकृति। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल, कोई कण, यानी रेडिएशन किस तरीके से कण के गुण को दर्शाता है, तभी तो हम उसको कहेंगे यहाँ इसके पास कणीय प्रकृति है। इसमें हम क्या कहते हैं, देखिए हमने बताया ना प्लैंक्स क्वांटम मॉडल, हम यहाँ पे प्लैंक के क्वांटम मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लैंक ने अपना क्वांटम मॉडल लिया, किस प्रकार इनका क्वांटम मॉडल है क्या, इसके बारे में। फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है जिसका नाम है ब्लैक बॉडी, यानी कृष्णिका। सुना तो होगा सभी ने कि एक आदर्श कृष्णिका जो होती है वो बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बेंस, यानी जो भी लाइट उस पर डाली है सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बहुत ही अच्छी इमिशन भी करती है, यानी जितनी लाइट एब्जॉर्ब करती है उसको इमिट भी कर देती है, मतलब जितनी अवशोषित करती है उतना तो उत्सर्जन भी कर देती है। तो यहाँ पे हम कृष्णिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इसी में जो अगला टॉपिक होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पूरी
केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसको किसने खोजा था ये तो आपको पता ही होगा, इनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन। इनकी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माने सापेक्षिकता का सिद्धांत, इसके लिए बहुत फेमस है। फिर ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको पुरस्कार भी दिए गए। नोबेल, नाम तो सुना होगा, नोबेल निश्चित 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, तो इनको आइंस्टीन महोदय को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल मिला था। फिर अगला टॉपिक हमारा हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी परमाणुविक स्पेक्ट्रा। इसलिए लाइनें आपने अगर परमाणु स्पेक्ट्रा के बारे में आप ना समझ तो बताऊं तो परमाणु स्पेक्ट्रा यानी किसी परमाणु पे जब कोई लाइट पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमने आसमान में इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष सबने देखा होगा, बारिश के बाद अक्सर इंद्रधनुष निकलते हैं ना, तो उसी तरीके से वो इंद्रधनुष बनते कैसे हैं हम सोचे, ध्यान दें, हमने पढ़ा भी है। तो वो जो बारिश की बूंदें ऊपर से आती है उस पर जब सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उसी के फलस्वरूप हमारा जो इंद्रधनुष यानी रेनबो होता है वो उसी के फलस्वरूप प्राप्त होता है ना, उसी के फलस्वरूप हम देखते। तो वही कि कोई एक स्पेशल लाइट अगर हम किसी कण पे यानी किसी परमाणु पे डालें तो उसका जो लाइट का डिफ्रैक्शन है, लाइट की जो अलग अलग किरणें हमको प्राप्त होंगी, अलग अलग कलर प्राप्त होंगे, उसी के बारे में हम इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी परमाणु के स्पेक्ट्रा में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा टॉपिक था, तीसरे टॉपिक में हमको इतनी चीजें पढ़नी है। फिर चौथा टॉपिक हमारा होगा जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। अब वहां तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, परमाणु की स्पेक्ट्रा है, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में वहां पढ़ा कि किसी भी परमाणु, जनरल किसी भी परमाणु के लिए हमने वहां पढ़ा। लेकिन फिर बोर्स महोदय ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम, स्पेशल हाइड्रोजन एटम की व्याख्या के लिए इन्होंने अपना मॉडल दिया कि हाइड्रोजन एटम को हम किस तरीके से व्याख्या हाइड्रोजन एटम की कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को पढ़ किस तरीके से सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखती है हाइड्रोजन एटम का। जो स्पेक्ट्रा होता है यानी जो हाइड्रोजन एटम लाइट को डिवाइड करता है, किस लाइट को किस किस रूप में डिवाइड करता है, उसके बारे में स्पेशल इन्होंने दिया हाइड्रोजन एटम के लिए। ये हमारा चौथा टॉपिक था। पांचवें टॉपिक की तरफ चलते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा कौन सा है, हमारा बताया ना ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें कुल 6 टॉपिक है, लेकिन 6 टॉपिक के अंतर्गत हमको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है। हम ना 5वां टॉपिक देखते हैं कि हमको 5वें टॉपिक के रूप में क्या चीज पढ़नी है। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है उसका नाम है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी बोर मॉडल पढ़ने के बाद हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या कर रहा है, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर यानी परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जो इसमें हमको इस टॉपिक में हमको पढ़ना होगा डबल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत व्यवहार, पदार्थ का द्वैत व्यवहार। अभी हमने तरंग का द्वैत व्यवहार पढ़ा यानी प्रकाश का द्वैत प्रभाव पढ़ा ना, वेव का, क्या हमने पार्टिकल्स का वेव नेचर पढ़ा था। अब हम पदार्थ के लिए पदार्थ के डबल व्यवहार यानी इसमें भी पदार्थ जो भी होता है वो भी वेव नेचर रखता है और पार्टिकल नेचर रखता है। अब हम इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी ब्रॉगली यानी देव ब्रॉगली। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या दिया, डी ब्रॉगली रिलेशन यानी देव ब्रॉगली संबंध। इस नाम को देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि किसी के भी नाम को हम पहला लेटर बड़े लेटर में लिखते हैं, पहला अक्षर जो होता है किसी के भी नाम का उसको हम बड़े कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन इनके नाम में देखिए पहला लेटर हमने क्या स्मॉल लेटर में लिखा। ये एक कह सकते हैं कि एक प्रथा है इनके नाम को लिखने की। इनका नाम आप कहीं भी देखेंगे तो इसी तरीके से लिखा रहेगा, इनका नाम का पहला अक्षर डी को स्मॉल में लिखा रहेगा, कहीं भी आप देखेंगे तो सेम इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, तो इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इसमें अगला टॉपिक हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही अच्छे, कंपटीशन में भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक, इस पे हम क्वेश्चन भी लगवाएंगे, क्वेश्चन को भी अच्छे से। तो क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी यानी हाइजेनबर्ग महोदय यानी हाइजेनबर्ग भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति को और उसके स्थान को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हर समय मोशन में रहता है, हर समय वो एटम के अंदर हर समय अपने कक्षा में घूमता है, तो यही लगता है कि इसको हम एक ही किसी निश्चित समय पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्थान और वेग को माप नहीं सकते, यानी निश्चित नहीं बता सकते कि हाँ इस समय इसकी गति इतनी है, इस समय इसका स्थान ये है। तो इन्होंने अपने टॉपिक में इसमें ये बताया था अपने रियल में सिद्धांत में
फिर हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक होगा, यानी इस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का जो लास्ट टॉपिक होगा उसका नाम, वो छठा टॉपिक, उसको देखते हैं कि उसमें हमको बहुत सी चीजें पढ़नी है। वो सबसे लॉन्ग टॉपिक वही है इस चैप्टर का, उसको पूरा बोर्ड लग जाएगा, हमको पूरा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की। तो देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, जो कि होगा टॉपिक नंबर 6। तो देखिए हमारा जो छठा टॉपिक है उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अभी इतना ही नहीं, भी और भी टॉपिक इसमें, बस बोर्ड पे इतना ही होता है इसलिए इतना ही लिखा है। इसके इस स्लाइड के बाद भी स्लाइड में और भी टॉपिक्स को लिखते हैं। देखिए क्या हमको पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब अभी तो हमने पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम किस तरीके से बढ़े, लेकिन अब हम उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे, मतलब परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें हमको जो पढ़ना है पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जगहों पे उसका यूज होता है। ठीक है, तो क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी इनका पूरा नाम जो था वो था इरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के समीकरण को कहते हैं, जो समीकरण इन्होंने बताया हमने कि जो समीकरण इन्होंने दिया उसी समीकरण को कहते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। फिर उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसको निकालेंगे हम, डी ब्रॉगली के रिलेशन से हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को डेराइव भी करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हुआ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। मैं बता दूं तो सबसे पहले कि जो छठे टॉपिक के अंतर्गत हम जितनी चीजें पढ़ेंगे उन सभी को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। तो देखिए दूसरा टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, कक्षक और क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याओं से तो आप पहले से परिचित होंगे, पता है कि क्वांटम संख्याएं से आप बहुत पहले परिचित होंगे कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति बता दे कि हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है कक्षक में, उस सबसेल के उपकोष में कहाँ पे है, वो उसी को क्वांटम नंबर कहते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है ऑर्बिट एंड सबसेल, यानी कक्षा और उपकोष। ठीक है, कक्षक के अंदर क्या कक्षा है, उस कक्षा में कौन सा उपकोष है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल वेव फंक्शन, कह सकते हैं कि परमाणु कक्षक की आकृतियां और कक्षीय तरंग फलन। अभी तो हमने एटम की आकृति पढ़ने की तरफ हम रहे, तो देखिए आ गया ना कि क्या भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर का नाम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो अब उसमें आ गया हमने यहाँ से परमाणु संरचना, परमाणु के अंदर कक्षक होते हैं, कक्षा होती है, उसके अंदर उपकोष होते हैं। फिर क्या है कि परमाणु कक्षक क्या कहते हैं, यानी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो आकृति होती है किस तरीके, कई बेलनाकार होते हैं, गोल होते हैं, या फिर त्रिभुजाकार हो, चौकोर हो, आयत बनाते हो, वर्ग बनाते हो कुछ, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कक्षक होते हैं उनकी आकृतियां किस प्रकार है, और कक्षीय तरंग फलन। फिर उन आकृतियों को दर्शाने के लिए किस फलन का, किस फंक्शन का यूज हम करते हैं, कि उस फंक्शन के यूज से हमको उस कक्षक के बारे में पता चल जाए। ठीक, अगला टॉपिक हमारा होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एनर्जी लेवल डायग्राम। हम भाई कोई कक्षा है तो उसमें कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे बधा होगा, या इलेक्ट्रॉन उससे से इमिट करेगा, उससे बाहर जाएगा, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी कक्षक की जो ऊर्जा होती है उसके बारे में हम इसी में देखेंगे। उसमें है एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी ऊर्जा स्तर रेखा चित्र, हम कहते हैं मानचित्र, कि कोई भी ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कितनी है, उसका जो रेखा चित्र बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा होती है वो डिफरेंट होती है, तो उन सभी का रेखा चित्र हम बनाएंगे। तो ये था इसमें इसका। फिर अब हम और जो टॉपिक्स है इसमें उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक अभी हमारे इसमें बच रहे हैं। ये देखिए हमारा इस स्लाइड में हम अपने टॉपिक 6 में जो बचे हुए हैं, जिनको हमको जिन टॉपिक्स को इसमें हमको पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले तो हमने बताया परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल, हमने बताया कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हमको पढ़ना है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, मतलब किसी परमाणु के कक्षकों को भरना। कह सकते हैं किसी परमाणु जो होगा उसके जो कक्षक होंगे उनको हम किस तरीके से भरेंगे, मतलब वैसे तो हम भरेंगे नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी भराएगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के कक्षक में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए देखिए नाम सुना नाम आएगा, जिसको आपने सुना होगा, आपने पहले पढ़ा है। देखिए पहले में हम इसको फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम में हम पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, नाम तो सबने सुना होगा ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम जो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो कक्षाएं आएंगी उनमें हम जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको किस रूप में हम किस कक्षा में हम व्यवस्थित करेंगे,
किस कक्षा किस सबसेल में हम रखेंगे उसके बारे में अबाउट नियम, ठीक है। फिर है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली बता रहे हैं, पाउली का अपवर्जन नियम की इनका जो था हम कहते हैं ये क्या है पाउली एक्सक्लूजन की कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किसी उपकोष में भरा जाएगा, ठीक है, यानी किस तरीके से किस सबसेल में रखा जाएगा, किसको हम एक दूसरे से डिफरेंट बता सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो होगा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, मतलब हुंड्स के बहुलता का नियम, इनके अनुसार की कोई भी हुंड्स का हम बहुलता का नियम कहें या हुंड्स का युग्मन नियम कहें तो उसके बारे में जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से, इन सभी के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इसको फिलिंग ऑर्बिटल को भरने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम यानी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताया कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे कैसे किसी भी वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आना चाहिए, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर हाल में आना चाहिए ना, तभी तो हम किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली एंड हाफ फील्ड सबसेल, ये भी देख लीजिए न्यूमेरिकल के महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व हमको बताना है, क्या स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली एंड हाफ फील्ड सबसेल, मतलब कि जो हमने पढ़ा हुआ ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब किसी एटम के कक्षक में प्रवेश करते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसके कक्षक के सभी सबसेल यानी सभी जो कक्षा होती है वो भर जाते हैं, सभी सिर्फ एक एक भर जाते हैं कभी कभी, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में एक कक्षक यानी एक सबसेल में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर कि उन सबसेल में कौन से इलेक्ट्रॉन में, मतलब जब सबसेल में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, सभी सबसेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तब उसका अस्थायित्व किस तरीके से रहेगा, कितने स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर अगर सभी में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन हो और एक एक खाली हो, मतलब एक एक की जगह हो, यानी उसको बोलते हैं हाफ फील्ड, ठीक है। जैसे कक्षा में अगर 50 स्टूडेंट की संख्या हो तो अगर 50 आ जाए तब तो हम बोलेंगे कि हाँ कक्षा पूर्णता फुल है, मतलब फुल फील्ड है, तो उसको हम कहेंगे क्या, कम्प्लीटली फील्ड, ठीक, कम्प्लीटली फील्ड। अगर 50 में से सिर्फ 25 ही है तो हम कहेंगे क्या, हाफ फील्ड है, टोटली हाफ फील्ड है, ना तो हाफ से ज्यादा ना तो हाफ से कम, तो उसी को हाफ फील्ड बनेंगे। तो उसी तरीके से जब कक्षक में बराबर सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको हम हाफ फील्ड बोलेंगे, लेकिन जब 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो उनकी संख्या है, जितना उनकी क्षमता है कि वो ग्रहण कर सके, तब हम बोलेंगे कि फुली फील्ड है, यानी पूर्णता भरा हुआ है। तो उनकी अस्थायित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसको बोलते हैं स्फेरिकल और रेडियल नोड्स एंड नोडल प्लेन। ये बात आई, नोड्स एंड नोडल प्लेन क्या होते हैं, तो एटम में इलेक्ट्रॉन को हम कोई निश्चित स्थान तो बता नहीं सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम है, तो उसी तरीके से इसी को नोडल प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो वो 2 तरीके का होता है, एक स्फेरिकल और एक रेडियल, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ी सी और बता दें आपको थोड़ा सा कि इस फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। अब इस चैप्टर के एक एक टॉपिक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बना के दूंगा, और बहुत ही बढ़िया वीडियो, कोई आपको संकोच नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर हम ये पूरे इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये सब हो गया। हमने शुरू से देखा है कि कुल मिला के 6 टॉपिक, और 6 टॉपिक्स के अंतर्गत हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उन सभी के बारे में देखा है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए ये एटम्स देख रहे हैं ना आपको बोर्ड पे, है ना एटम्स, देखिए वो नाच रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं उस कक्षक में। फिर नीचे वाला तो स्टेबल है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसके सब पार्टिकल्स यानी जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सब पड़े हुए हैं सेम। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने पूरे इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।